भारत इतना बड़ा और विविध देश, यहाँ केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पैसों का लेन देन ये सब कैसे चलता होगा? ये सवाल काफी पेचीदा है ना? बिल्कुल। और इसी पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा है वित्त आयोग। आज हम इसी संस्था को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे केंद्र राज्य वित्तीय रिश्तों की एक तरह से नींव है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 280 वो इसके गठन की बात करता है। ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है, हाँ। और इसका काम सलाह देना है। ये अर्ध न्यायिक भी है। राष्ट्रपति हर 5 साल पर या कभी जरूरत हुई तो पहले भी इसका गठन करते हैं। अच्छा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और इनका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से जो पैसा आता है वो कैसे बंटेगा और राज्यों को अलग से कितनी मदद मतलब सहायता अनुदान मिलनी चाहिए, इस पर राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। ठीक है, तो आज इसी महत्वपूर्ण संस्था की बनावट, इसके काम और इसकी अहमियत पर बात करते हैं। जी। तो सबसे पहले ये सदस्य कौन होते हैं? ये लोग क्या कोई खास तरह की योग्यता चाहिए होती है? हाँ, देखिए, अध्यक्ष के लिए तो ये है कि उन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। अच्छा। और जो बाकी 4 सदस्य हैं उनके लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, जैसे कोई हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो या बनने के लायक हो। किसी को सरकार के वित्त और अकाउंट्स का विशेष ज्ञान हो, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का बहुत अनुभव हो, या फिर कोई इकोनॉमिक्स का जाना माना एक्सपर्ट हो। ओके। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल भी राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है और हाँ, ये दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। इन योग्यताओं को लेकर क्या कभी कोई मतलब बहस या सवाल उठा है या ये हमेशा से स्पष्ट रहा है? देखिए, योग्यताएं तो काफी स्पष्ट लिखी हुई हैं संविधान में और संसद के कानून में भी। पर हाँ, कभी कभी नामों को लेकर थोड़ी चर्चा हो जाती है, लेकिन फोकस हमेशा विशेषज्ञता पर ही रहता है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं इनके सबसे जरूरी काम पर, पैसों का बंटवारा। ये कैसे तय होता है? आपने वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की बात की थी। हाँ। उसको ऐसे समझिए, पहले तो केंद्र ये तय करता है कि टैक्स से जो कुल पैसा आया उसका कितना हिस्सा मतलब कितना प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा। ठीक है। ये हुआ वर्टिकल डेवोल्यूशन, ऊपर से नीचे। फिर जो हिस्सा राज्यों के लिए तय हुआ उसे अलग अलग राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए। हाँ, किसी को ज्यादा किसी को कम। बिल्कुल, ये हुआ हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, राज्यों के बीच आपस में। और ये जो राज्यों के बीच बंटवारा होता है हॉरिजॉन्टल वाला, उसका आधार क्या है? कोई फॉर्मूला होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल, एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना बड़ा है। अच्छा, क्षेत्रफल भी? हाँ। फिर आय में कितना अंतर है, मतलब जो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें थोड़ी ज्यादा मदद मिले। जंगल कितने हैं राज्य में, ये भी देखा जाता है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कैसा काम किया है और वो टैक्स वगैरह जमा करने में कितने कुशल हैं। इन सब चीजों को अलग अलग वेटेज मतलब महत्व दिया जाता है। काफी सारी चीजें हैं इसमें तो। हाँ, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम है, अनुच्छेद 275 के तहत ये सिफारिश करना कि केंद्र अपनी संचित निधि से किन राज्यों को और क्यों सहायता अनुदान दे, ग्रांट्स इन एड जिसे कहते हैं। अच्छा, ये अलग से होता है। हाँ, ये उन राज्यों के लिए है जिन्हें विकास के लिए या कुछ खास जरूरतों के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत होती है। और वो पंचायत और नगरपालिका वाला क्या था? हाँ, वो 73वें और 74वें संशोधन के बाद जोड़ा। आयोग अब इस पर भी सिफारिश करता है कि राज्य अपनी संचित निधि कैसे बढ़ाएं ताकि पंचायतों और नगरपालिकाओं के पास ज्यादा संसाधन हो। और अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी और वित्तीय मामले पर भी सलाह मांग सकते हैं इनसे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश के वित्तीय सेहत मतलब सुदृढ़ वित्त के लिए कोई और मामला महत्वपूर्ण है तो वो आयोग को भेज सकते हैं सलाह के लिए। आपने शुरू में कहा था कि इनकी सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। जी। लेकिन अगर सरकारें इन्हें आमतौर पर मान ही लेती हैं, जैसा आपने कहा, तो फिर इन्हें सिर्फ सलाहकारी कहने का क्या मतलब है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल असर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संवैधानिक रूप से सरकार बाध्य नहीं है, ये सही है, लेकिन वित्त आयोग कोई मामूली संस्था नहीं है, ये एक उच्च संवैधानिक निकाय है। इनकी सिफारिशें काफी गहरे अध्ययन, आंकड़ों और सभी राज्यों, केंद्र सरकार सबसे बातचीत के बाद तैयार होती हैं।
इसलिए एक परंपरा बन गई है कि सरकारें इन्हें लगभग पूरी तरह से स्वीकार करती हैं। अच्छा। अगर सरकार इन्हें नहीं मानेगी तो केंद्र और राज्यों के रिश्तों में काफी तनाव आ सकता है। तो हाँ, व्यवहारिक रूप से इनका वजन बहुत ज्यादा है और राष्ट्रपति इन सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों में रखवाते भी हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि सरकार ने क्या एक्शन लिया है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी। अब थोड़ा असलियत में देखते हैं। हाल के जो आयोग रहे, जैसे 15वां वित्त आयोग, उसने क्या कुछ खास किया? बिल्कुल। 15वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे, उन्होंने 2021 से 2026 की अवधि के लिए सिफारिशें दी। एक बड़ी बात ये थी कि उन्होंने राज्यों का हिस्सा 42% से घटाकर 41% कर दिया। ओ, क्यों? उसका कारण था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी थी। अच्छा, ये लॉजिक था। हाँ, और जो हॉरिजॉन्टल बंटवारा था राज्यों के बीच, उसमें उन्होंने आय असमानता को सबसे ज्यादा वेटेज दिया, करीब 45%, ताकि जो गरीब राज्य हैं उन्हें ज्यादा मदद मिले। जनसंख्या और क्षेत्रफल को 15-15% वेटेज मिला, वन क्षेत्र को 10%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन मतलब जनसंख्या नियंत्रण वगैरह उसको 11.5% और टैक्स कलेक्शन की कोशिशों को 2.5% वेटेज दिया गया। तो अब जो 16वां आयोग बना है डॉक्टर अरविंद बनगड़िया की अध्यक्षता में, उनके सामने तो चुनौतियां और भी बड़ी होंगी, खासकर GST के बाद की स्थिति और राज्यों में वो फ्रीबी कल्चर की बातें, पुरानी पेंशन योजना, ये सब मुद्दे। निश्चित रूप से 16वां वित्त आयोग अब 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए सिफारिशें देगा। इनके सामने कई जटिल मुद्दे हैं, जैसे GST लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों के वित्तीय रिश्ते कैसे बदले हैं, उसका आकलन करना। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है, उस पर ध्यान देना। कई राज्य जो मुफ्त की योजनाएं ला रहे हैं, उसका वित्तीय बोझ, पुरानी पेंशन स्कीम पर लौटने के बाद, फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फाइनेंस की जरूरत, आपदा प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था हो, ये सब देखना होगा। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और इन सबको क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लक्ष्य के साथ बैलेंस भी करना होगा। ये आसान काम नहीं होगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वित्त आयोग इतना जरूरी क्यों है? इसके मुख्य काम क्या है एक तरह से? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे राजकोषीय संघवाद मतलब फिस्कल फेडरलिज्म की रीढ़ है। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक वित्तीय संतुलन बनाने की कोशिश करता है। दूसरा, ये राज्यों के बीच जो आर्थिक असमानता है उसे कम करने में मदद करता है उन फॉर्मूलों और अनुदानों के जरिए। सही। तीसरा, ये वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा देता है। और चौथा, स्थानीय सरकारें यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं, उनको भी मजबूत करने में भूमिका निभाता है। कुल मिलाके ये सहकारी संघवाद को मजबूत करता है। तो हम कह सकते हैं कि वित्त आयोग एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच उस पुल की तरह काम करता है जो पैसों के बंटवारे में निष्पक्षता लाने की कोशिश करता है ताकि देश की गाड़ी सही से चलती रहे। एकदम सही समझा। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब सबकी नजरें 16वें वित्त आयोग पर हैं कि वो इन नई आर्थिक सच्चाइयों, राज्यों की उम्मीदों और चुनौतियों के बीच कैसे रास्ता निकालता है। ये हमारे संघवाद के भविष्य के लिए काफी अहम होगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या भविष्य के वित्त आयोग क्षेत्रीय असमानताओं को, जो अलग अलग इलाकों के बीच विकास का फर्क है, उसे पाटने के लिए और ज्यादा असरदार तरीके ढूंढ सकते हैं ताकि देश का हर कोना, हर हिस्सा विकास की दौड़ में बराबर का भागीदार बन सके? इस पर जरूर सोचिएगा।